ठीक है, हम चलते हैं आगे। आवाज आ रही है अभी आकिब? आकिब जी मेरी सर, आवाज आ रही? जी सर आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी भाई। सर इधर लिखा है, मस्ट एस्टेब्लिश व्हाट दो सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स आर। सर सिस्टम एंड कंट्रोल में सर आपने फर्क बताया था सर, इसका मुझे वाज़े नहीं पता चल रहा। देखें, सिस्टम होगा कि हमने जब परचेज करना है तो हमने पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कोटेशन लेनी है नहीं लेनी, कितने लोगों से कोटेशन लेनी है, कोटेशन लेके उसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, उसकी कोई अप्रूवल देगा, ठीक है, ये सारा सिस्टम है। अब क्या ये सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है? इसके लिए जो चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर लगाया जाएगा वो कंट्रोल है। ठीक है, ठीक। यानी ठीक है। सिस्टम को चेक करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी वो कंट्रोल्स हैं, और जो एक्टिविटीज का फ्लो है जिसके जरिए हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है। ठीक है जी। डन। और सर ओके। एक ये इधर ये था, हाउ द ऑडिटर यूज इंटरनल कंट्रोल में सर दूसरा पॉइंट था कि द ऑडिट एम्फेसिस इज देयर फॉर एज मच एज पॉसिबल ऑन द सिस्टम प्रोसेसिंग द ट्रांजैक्शन रादर देन ऑन द ट्रांजैक्शन देमसेल्फ। हाँ, उसकी वजह ये है ना कि ये टेस्ट बेस्ड नेचर का काम है। मैं ट्रांजैक्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूंगा तो मुमकिन है मुझे कोई एक दो ठीक ट्रांजैक्शन मेरे सैंपल में आ जाए और मैं उसके ऊपर ओपिनियन बना लूं, हालांकि वो जो पॉपुलेशन है वो एट लार्ज ठीक ना हो, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ना कर रही हो। ठीक है, वो कब नहीं कर रही होगी? जब उसके पीछे सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। तो लिहाजा अगर मैं सिस्टम को सही एवेल्युएट कर लूंगा, सिस्टम के ऊपर मेरा जोर इसलिए होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि यार सिस्टम किस तरह का है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उस तरह का आगे लाहे अमल तैयार कर लूंगा। ठीक है, इसलिए मेरी ज्यादा तवज्जो जो है वो सिस्टम की एवेल्युएशन के ऊपर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी हमने ट्रांजैक्शन को चेक के नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा तवज्जो हमारी उसके ऊपर होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो ट्रांजैक्शन को भी अल्टीमेटली हमने चेक तो करना होता है। ठीक है। डन सर, थैंक यू। अच्छा जी, कौन कौन है क्लास में? जरा मुझे नाम पढ़ने दो ना। आकिब शाहिद है, फायजा कमल है, अवैस समीर है, अल्लाह अल्लाह आयशा खान है, मोहम्मद जुबैर है, मोहम्मद अफाक है और हम्माद मुजीब है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 8वें तो हम खुद हैं। क्या करूं अब? मैं लतीफे सुनाऊं 7 लोगों को? बताएं सर कोई। 4 बच्चों का पेपर था, बाकी पूरी यार क्लास ही पेपर है। तो 4 बजे खत्म हो गया भाई। सर हैं? बस पेपर सर कुछ कहाँ है उनका? कॉलेज में ही होगा। हैं? आई कैब में होगा। चलो खैर, हम थोड़ा आगे चलते हैं। इनमें से भी मुझे लगता है 1 2 बंदे बस ये ज्वाइन करके इधर उधर हो गए हुए हैं। ये लड़कियां मुझे लगता नहीं है क्लास के अंदर। ये वो ज्वाइन करके तो फिर उसके ऊपर स्पीकर फोन के ऊपर गाने सुन रही होती हैं। ऐसे ही है ना? हैं? अब कितने रह गए हैं? हैं? अब मैं यार क्या पढ़ाऊँ? कल फिर जो बच्चे आएंगे। चलो खैर आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। नहीं, ये मोहम्मद आफाक आफाक ने है क्लास में? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑडिटर जो है वो अपना इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि जो बच्चे आए हैं उनको आने का, ज्वाइन करने का कुछ तो रिवार्ड मिले, और जो नहीं आए उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब इसी तरह की अप्रोच रखनी चाहिए ना। अच्छा जी, आपने मुझे सुबह बताना था इनका पेपर है, मैं फिर क्लास आज ना रखता। चलो कोई बात नहीं। सुबह यार नेट का इशू हुआ, वो अभी हमने फिक्स कर ली है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल से इंशाल्लाह मामला बिल्कुल साउंड हो जाएंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैंने कहा था कि जी डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन में अप्रोप्रिएटनेस देखनी है और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने उसकी कॉन्टीन्यूटी देखनी है। ठीक है,
तो अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के दरअसल इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई करता है, अगर वो वेरीफाई हो जाएं तो ऑडिटर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार सिस्टम जो है और उसके ऊपर जो कंट्रोल हैं, पर्टिकुलरली सिस्टम तो मैनेजमेंट ने बनाया ही होगा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो भी स्ट्रांगली जो है वो काम कर रहा है। समरी ऑफ द ऑडिट अप्रोच, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्ट। ठीक है, अब हम जो हमने सारा पढ़ा उसकी हम एक समरी करने लगे हैं। समरी क्या है, कहता है एज फार एज पॉसिबल द ऑडिटर विल रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स डेटा इन ऑपरेशन, हाउएवर ऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैव इनहेरेंट लिमिटेशन। ऑफ कोर्स इंटरनल कंट्रोल्स की भी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है, क्यों कि कंट्रोल जो है वो बंदों ने तो बनाए होते हैं, बंदे ही उन्हें लगा रहे होते हैं, बंदे हों से के जरिए ही उसके ऊपर काम हो रहा होता है। एंड कंट्रोल्स कैन नेवर बी परफेक्ट एंड 100% सर्टन टू बी इफेक्टिव। देखें, अगर ये कंट्रोल 100% इफेक्टिव हों तो कभी ये जो फिजाओं में उड़ते हुए जहाज़ तबाह हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं कितना पीछे उसके कंट्रोल होंगे, उसके बावजूद मतलब जो है वो मसाइल हो जाते हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। मतलब ये वो मैं ऑपरेशनल कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं काम करते। इसी तरह जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होती हैं वो भी 100% काम नहीं करते हैं। ठीक है, लिहाजा हम कहते हैं कि जी ये इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इट विल देयरफॉर नेवर बी पॉसिबल, इसलिए कहता है चूंकि इनकी भी लिमिटेशन है। ऊपर हमने क्या जिक्र किया कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करेगा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर वो ज्यादा एम्फसिस रखेगा रादर देन टेस्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब वो अपनी इसी बात को थोड़ा सा नेगेट करने लगा है कि यार इसका मतलब अरसलान क्या बात है भाई? जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर हम अभी रेटिंग स्किल्स का टेस्ट दे के बाहर आए हैं सर, प्लीज अपलोड कर देना ये टेस्ट, ये लेक्चर। ठीक है सर, ठीक है सर, लोड करना है जी। ये वो कहता है जी लोड कर दो, लोड कर देते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा जी, चलो खैर ये भी एक फैसिलिटी है। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि जी अब हम ऊपर ये बात कर रहे हैं कि यार कंट्रोल के ऊपर ज्यादा एम्फसिस देना है। अब वो नीचे इस बात को थोड़ा सा नेगेट करने लगा है, कहता है कि कंट्रोल के ऊपर ज्यादा एम्फसिस देने का हरगज ये मतलब नहीं है कि जी कंट्रोल के ऊपर ही 100% रिलाई करना है। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं उनके ऊपर 100% रिलाई किया जा सकता? इसलिए नहीं किया जा सकता, इधर आओ, सेंटर में बैठा है ना, इसको को सर कह रहे हैं कुर्सी टूट गई ना तो तुम्हारे स्टाइपेंड से कट जाएंगे, झूले ले रहे हो। क्यों नहीं उनके ऊपर 100% रिलाई किया जा सकता? इसलिए कि उनकी अपनी लिमिटेशन है कंट्रोल्स की। ठीक है, क्या है जी, कहता है जी द ऑडिटर मस्ट देयरफॉर, कहता है इसलिए टेस्ट द अंडरलाइंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देमसेल्फ यूजिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो करेगा, खुद करेगा, सिर्फ उनके ऊपर रिलाई नहीं करेगा कि मुझे जो किसी ने बता दिया मैंने उसके ऊपर रिलाई कर लेना है कि जी ठीक है कंट्रोल ऐसे ही काम कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि कंट्रोल की चूंकि अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए कंट्रोल्स को भी चेक करना जरूरी है कि वो कितने रिलायबल हैं। ज़ाहिर है 100% नहीं होंगे। एंड देन वो कहता है परफॉर्म सम टेस्ट ऑन ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ जो है वो टेस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो लाजमी अप्लाई करेगा, यानी 100% कंट्रोल के ऊपर भी रिलाय नहीं किया जा सकता। एज डिस्कस इन previous chapter, these tests on transaction and balances are referred to as the substantive test। ये जो balances और बैलेंसेस क्या रहा है, वो बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंसेस आते हैं उनको ऑडिट, उनको हम टेस्ट करते हैं। और ट्रांजैक्शन वो जो कह रहा है कि जो इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट हैं उनके अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग द ईयर किसी बैलेंस शीट अकाउंट के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन जो हैं उन्हें वो ट्रांजैक्शंस कह रहा है, और उनके जो आखिर में बैलेंसेस आ रहे हैं उन्हें वो बैलेंस कह रहा है। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर टोटल आता है वो बेसिकली बैलेंस नहीं होता, वो ट्रांजैक्शंस का ही टोटल होता है। आगे चलें।
where the auditor concludes that systems of control is weak, that system of control is weak, that system of control is weak, and that the controls therefore cannot be relied on, he will have to carry out extensive substantive testing. कहता है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने का फायदा ये होगा, गो कि हमने कहा कि जी उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जब वो उस तवज्जो देते हुए वो ये बात साबित कर लेता है कि यार ये कंट्रोल तो रिलायबल नहीं है, फिर कहता है उसे एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसे ज्यादा बैलेंसेस वेरीफाई करने पड़ते हैं, उसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई करनी पड़ती है. व्हेन एन ऑडिट रिलाइज heavily on substantive procedure, the approach to the audit is called transaction based approach, या इसे हम substantive approach भी कहते हैं. substantive approach. ठीक है जी. तो अब आपने याद रखना है एक क्या है सिस्टम बेस्ड अप्रोच और दूसरी क्या है सब्सटेंटिव अप्रोच. ठीक है, तो जिसे हम ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच कहते हैं. If the auditor judges that internal controls are strong, he will carry out tests on the controls in order to verify his opinion about them, and should need a smaller amount of substantive testing. When an audit is based mainly on a favorable assessment of the internal control, the approach to the audit is called system based approach. So my dear students, ये दोनों आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्या है और सिस्टम बेस्ड अप्रोच जो है वो क्या है और ये कब यूज होती है. ठीक है, ये क्या है ये पता होना चाहिए कि वो पूछता है जी सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है. सिस्टम बेस्ड अप्रोच ये है कि व्हेन ऑडिटर हैवीली रिलाइज ऑन सिस्टम फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिज ओपिनियन. ठीक है, तो वो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है. और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्या है, व्हेन ऑडिटर हैवीली रिलाइज ऑन टेस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो वो क्या है, वो बेसिकली ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच है. और ये कब यूज होती हैं, कहता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच तब यूज होगी जब ऑडिटर की जो असेसमेंट अबाउट द सिस्टम है वो ये कंक्लूड करे कि सिस्टम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग अप्रोप्रिएटली. ठीक है, और ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच वो कब यूज करेगा, जब वो ये कंक्लूड करता है कि सिस्टम आर वीक एंड दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो ही नीड टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन. तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, The diagram below summarizes the audit approach. अब वो कह रहा है जो कुछ हमने पढ़ लिया है पीछे चैप्टर्स के अंदर और यहाँ भी, वो ये फाइनल कंक्लूजन ये निकला. कहता है जी ऑडिटर प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट करता है. अब इसके नतीजे में क्या हो सकता है, असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज एज वीक, तो वो इधर आ जाएगा. अगर वो कहेगा असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो फिर उसने एक काम और करना है. जब वो वीक करेगा तो वो डायरेक्ट टेस्टिंग पे आ जाएगा. ठीक है, जब वो कहेगा स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट टेस्टिंग पे नहीं आएगा, वो एक स्टेप ये वाला इन्वॉल्व करेगा. वो क्या, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के अपनी उस जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है जो उसने, यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट के ऊपर ऑडिटर एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, वो इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की किसी हद तक मेजरमेंट कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर रिलाय करने के लिए वो उन कंट्रोल्स को वेरीफाई करता है. उन कंट्रोल्स को वेरीफाई करने के लिए वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाता है. ठीक है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद फिर वो क्या करता है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग फिर भी करता है, लेकिन उनकी एक्सटेंट जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं वो लगाता, क्योंकि वो उसकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट ही ये बता देती है कि भाई जो कंट्रोल है ना वो वीक है, लिहाजा वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपना टाइम नहीं ज़ाया करता, क्योंकि वो है ही वीक और इतने वीक हैं कि उनके ऊपर काम ही नहीं करना चाहिए. तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे चले जाएगा. चाहे वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए, उसने क्या करना है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरऑल रिव्यू करना है. इन इन उन 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 रिजल्ट्स के नतीजे में जो उसने ए अप्रोच या उसने बी अप्रोच से जहां से भी उसने बनाए हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा एंड देन ही विल इशू हिज ऑडिट रिपोर्ट. वो क्या कर देगा, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू कर देगा. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, ये अब इंटरनल कंट्रोल, चूंकि हमने ये बात अभी ये तय कर ली कि ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल को समझना है. इंटरनल कंट्रोल बनाने किसने हैं, वो मैनेजमेंट ने है. अब ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल को कैसे समझना है, वो कहता है इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट हैं. ठीक है, उन कंपोनेंट्स को ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली जो है वो स्टडी करेगा. वो 5 कंपोनेंट कौन से हैं, ये उसने कहा
ये सारे उसने ब्लॉक लगाए हुए हैं, सारे ब्लॉक नहीं लगने चाहिए, यहाँ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। आगे उसने डिफरेंट आईटी जो कंट्रोल्स हैं उन उसके ऊपर डिस्कशन हुई हुई है सारी। ये जरा प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ जाएं, आगे जो आगे हमने पढ़ना उसको समझ जाएं। अब वो ऑडिटर को सिखाने लगा कि भाई तुमने 5 कंपोनेंट जो है ना इंटरनल कंट्रोल के, तुमने उनके ऊपर काम करना है, उनको स्टडी करना है। लिहाजा पहले उसे वो 5 कंपोनेंट सिखाएंगे ऑडिटर को, तो फिर ही वो किसी क्लाइंट पे जाके उन कंपोनेंट के बारे में नॉलेज लेगा ना। ठीक है। पहला कंपोनेंट है कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा कंपोनेंट है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा कंपोनेंट है कंट्रोल एक्टिविटीज, और पांचवा कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल इन आईटी सिस्टम। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। आगे फिर ये जो आईटी सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल है ना, नहीं जी ये भी पांचवा कंपोनेंट नहीं है, सॉरी ये भी पांचवा कंपोनेंट नहीं है, इसको भी हमें थोड़ा सा, ये पांचवा कंपोनेंट नहीं है। पांचवा कंपोनेंट है बेसिकली ये है मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, दिस इज फिफ्थ कंपोनेंट। समझ लगी ये बात की? 5 कंपोनेंट कौन से हैं? 1 2 3, और ये पांचवा कंपोनेंट नहीं है। पांचवा कंपोनेंट इसका है मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल। ठीक है। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना, अब वो इंटरनल कंट्रोल इन आईटी सिस्टम जो है, ये कंट्रोल एक्टिविटीज जो है ना, बेसिकली यहां से वो चलता है कि वो कौन सी कंट्रोल एक्टिविटी मैनुअल इन्वायरमेंट के अंदर भी होती हैं और आईटी इन्वायरमेंट के अंदर भी होती हैं। अब ये सारी की सारी डिस्कशन यहां से लेके यहां तक, ये सारी की सारी आईटी रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर हुई हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो आईटी रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर हुई है। ये उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड, उसके बाद ये वाला बुलेट है, ये क्या है? ये वो कह रहा है कि जी आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, जो आपने इन पांचों कंपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपने उसने अपनी ऑडिट फाइल के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब वो आगे वो रिकॉर्डिंग के तरीकेकार बता रहा है 1 2 3। ठीक है। वो क्या कहता है जी, नरेटिव नोट्स बन सकते हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट बन सकते हैं, और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बेसिकली क्या हैं? ये रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कि इंटरनल कंट्रोल की रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है। अब यार ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्या करें। ठीक है, आगे चलो, आगे चले। ये आ गया जी, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जी 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है। तो ये उसने कहा कि जी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 एलिमेंट जो हैं वो इंटरनल कंट्रोल के जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो पीछे भी लिस्ट डाउन की हैं, ये वही हैं जो मैंने 1 2 3 4 और पांचवा आखिर में जाके हाईलाइट किया आपको। तो वो कहता है जी IS 315 की रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑडिटर क्या करेगा? गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट एज पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो 315 है ना, वो कहता है कि जी ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटी एंड इट्स इन्वायरमेंट लेनी है, याद है ना आपको? अब उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी एंड इट्स इन्वायरमेंट के अंदर उसमें से एक फैक्टर जो है जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वहां पर भी ऑडिटर ने मेरा ख्याल 5 फैक्टर की ही अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है। मसलन उसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है, उसका इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में पढ़ना लेना है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो सिस्टम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। यानी जब ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्लानिंग स्टेज के ऊपर रिस्क असेसमेंट करनी है, तो उसने अंडरस्टैंडिंग दी एंटी एंड इन्वायरमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उन 5 हिस्सों, अभी आज जाके पीछे देखिएगा, उन 5 हिस्सों में से एक जो फैक्टर है, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये भाई ये हमारी है ना एंटिटी, तो वो कह रहा है कि इसकी इन्वायरमेंट को आपने क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है। इन पांचों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है कि उन पांचों के अंदर एक जो फैक्टर है वो क्या है, वो इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ठीक है, वो है। तो लिहाजा ऑडिटर ने उसके इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के बारे में,
इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके जो मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इसी तरह उसने इसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मतलब ये लिंक कर रहा है जो रिस्क असेसमेंट, ये इसीलिए वो यहाँ 315 का हवाला दे रहा है कि IAS 315 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईच ऑफ दीज एलिमेंट। वो कहता है कि जी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है 315 की, कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर इन पांचों फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ने लेनी है। ठीक है, और कहता है जी ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है इनमें से हर फैक्टर की, बल्कि क्या करना है, डॉक्यूमेंट द रेलेवेंट फीचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टुगेदर विद द इवैल्यूएशन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। और फिर उसकी क्या करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। ठीक है, यहाँ हम आप पिछले चैप्टर पे चले जाएंगे, 315 वाले पे जाया जा सकता है। नहीं ठीक है, मैंने बता दिया, आज आपने जाके पीछे देखना है 315, जहाँ हमने अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो वहाँ पर जाके याद है मैंने कहा था उसने इंटरनल कंट्रोल का वहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, तो वहाँ पर बेसिकली उसने एंटिटी को जी पेज नंबर 40 के ऊपर वो 5 कंपोनेंट दिए हुए हैं, दिखाओ जरा। हाँ ये दिया हुआ जी उसने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट, इसके ऊपर देखें वो कहता है जी रेलेवेंट इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेनी है, इफ यू हैव पेज नंबर 40, देन नेचर ऑफ द एंटिटी की इंफॉर्मेशन लेनी है, देन एंट्री सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, देन एंट्री के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी की इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड देन उसके जो मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंट्रीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी आपने जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो उसके अंदर वो कहता है कि जी आपने एंट्री के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के वो उसने 5 कंपोनेंट, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये आगे जाकर डिटेल में डिस्कस होंगे। उसने कहा जी कंट्रोल इन्वायरमेंट है, एंटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, और मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल है। ये वो 5 कंपोनेंट हैं जो कि इंटरनल कंट्रोल के जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसके बाद इन्हीं में से एक कंपोनेंट है एंटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो उसके फिर आगे उसने डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो बताए हुए हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। वहाँ वो मेरा ख्याल था ये रेलेवेंट है, वहाँ उसे वो नहीं देने चाहिए थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जब हम कहते हैं ना रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग, फिर हम कहते हैं द नेचर ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशन ओनरशिप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स current and planned investment, the entity selection including whether they are appropriate to the business, the entity's objective and strategy, and those related risks that may result in the measurement and review of the entity's financial performance। तो ये जब हम एंट्री की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट और रिव्यू करते हैं तो वहाँ पर फिर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो वहाँ उसने सिर्फ उसके 5 ब्लॉक बना के बता दिए, और उन पांचों वो ये 5 ब्लॉक हैं ये वाले। ठीक है, और उन 5 ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक जो है वो एंट्री रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, और फिर आगे उसने इसके भी स्टेप बना के वहीं पर ब्लॉक्स बना के आपको वो बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसको लिंक करना चाहिए आपको, इसको लिंक कर लीजिएगा। तो कहता है वंस दिस अंडरस्टैंडिंग हैज बीन गेन, कहता है जब आप ये अंडरस्टैंडिंग गेन कर लेंगे प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर, तो फिर आपने क्या करना है, should confirm, the auditor should confirm that his understanding is correct by performing walk-through test on each major transaction type, for example revenue, purchase और payroll। तो फिर आपने वॉक थ्रू टेस्ट लगाने हैं। वॉक थ्रू टेस्ट क्या होता है कि आप 2, 4, 5, 10 ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं और उसका हर स्टेप को आप वेरीफाई करते हैं, यानी आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हर नोड को चेक करते हैं, हर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उन 10 ट्रांजेक्शन 15 ट्रांजेक्शन। तो इसे हम वॉक थ्रू कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरते जा रहे हैं, हम चीज़ें ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, और जब हम उससे गुजर के बाहर निकलेंगे तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी जिसके ऊपर हम अगले अपना ऑर्डर स्ट्रेटजी जो है वो परफॉर्म करेंगे। आगे उसने इसको डिफाइन भी कर दिया कि ये वॉक थ्रू टेस्ट क्या है। ये जो WTT हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इसके ऑडिट के अंदर। WTT वॉक थ्रू टेस्ट जो हैं, वॉक थ्रू टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द ऑडिटर सेलेक्टिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन and following them through the various stages in their processing in order to establish whether his understanding of the process is correct, कि जो उसने प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर प्लानिंग लेवल के ऊपर असेसमेंट की है तो क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग वो करेक्ट है, तो वॉक थ्रू टेस्ट के जरिए उसकी ये चीज़ कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है,
अब ये जो वॉक थ्रू टेस्ट हैं बेसिकली दीज आर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, सम हो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैं और हमने इनके जरिए जो हमारी प्रिलिमिनरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसकी कंफर्मेशन हमने करनी है, क्योंकि वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब है कि हम कंट्रोल जो है उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पांचों के पांचों फैक्टर जो हैं इनको हमने वन बाय वन इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इनके ऊपर मैं आज बात यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। चलो कुछ हमने इसके प्रिलिमिनरी एक डिस्कशन हो गई, कल इंशाल्लाह ताला मैं इससे आगे चलूँगा ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं यार, उनका हर्ज ना हो। लेकिन आज मैंने जितना पढ़ाया ये लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि कल थोड़ी सी फेस टू फेस डिस्कशन की ज़रूरत है, मतलब फेस टू फेस से मुराद है कि बाय कैमरा ही सही, लेकिन चलो एक थोड़ी सी फील तो आती है ना कि टीचर सामने बोल रहा है। लेक्चर में शायद, रिकॉर्डिंग में शायद उस तरह से नहीं होगा। तो कल अभी आप वजू करें, मगरिब की नमाज पढ़ें, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। लेकिन ये जो मैंने आपका लिंक बनाया है ना उधर, उसके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरनमेंट में क्या करते हैं। तो वो जो 5 फैक्टर हैं उनके अंदर एक फैक्टर जो है वो क्या है, जब हम एंटिटी का एनवायरनमेंट और वो उसकी स्टडी करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंटरनल कंट्रोल भी है। तो इंटरनल कंट्रोल के फिर 5 फैक्टर अभी हम जब स्टडी करेंगे तो ये डिस्कशन में आ जाएंगे। एनी क्वेश्चन? जी अवैस। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो फर्स्ट पेज पे मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के नीचे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, सर इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है? पीछे जाओ। मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट पेज इसकी बात कर रहे हैं आप? नो सर, इसके पीछे ये नीचे सर। ये जो 2 बॉक्स बने हुए हैं सर इसके नीचे है। इसके नीचे ये मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फ्रॉम द डेफिनेशन के इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जी इंटरनल कंट्रोल जो हैं उनके उसके मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें हैं उसको उसने फिर एलेबोरेट किया हुआ है कि व्हाट कंस्टिट्यूट इंटरनल कंट्रोल, ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला पैरा ये क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन इंटरनल कंट्रोल। दूसरा पैरा ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट कंस्टिट्यूट इंटरनल कंट्रोल, कि क्या क्या चीज़ें मिलकर इंटरनल कंट्रोल बनती हैं। और तीसरा पैरा ये वाला जो है ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। बिल्कुल बन सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बच्चे नहीं है काफी सारे ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर, इससे अच्छा नहीं। डिस्टर्बेंस तो हमारा नेट की वजह से थी, बच्चों का तो कुछ